नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 4 के पार्ट 4 में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्तूपाज से रिलेटेड दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है स्तूप की खोज, अमरावती और सांची की नियति। यानी कि दो टॉपिक हैं, एक स्तूप के बारे में कि स्तूपाज क्या हैं, उससे रिलेटेड स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला पूरा टॉपिक। और दूसरा स्तूपों की खोज कैसे की गई है और अमरावती और सांची की नियति, यानी कि डिस्कवरिंग स्तूपाज, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेन जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं इस वीडियो में वो इस प्रकार हैं। पहला है जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सामान्य परिचय, इस पूरे बैकग्राउंड के बारे में कि स्तूपाज का जो आइडिया है वो कैसे बौद्ध धर्म में आता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। फिर द मीनिंग ऑफ स्तूपाज, स्तूपों का अर्थ क्या है, ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे वाई वर स्तूपाज बिल्ट, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा हाउ आर स्तूपाज बिल्ट, स्तूप कैसे बनाए जाते थे। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपाज, स्तूप की संरचना क्या थी। और दूसरा जो टॉपिक हमने लेना है, ये सारा एक ही टॉपिक के अंतर्गत सारे पॉइंट हैं। और जो दूसरा टॉपिक हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है डिस्कवरिंग स्तूपाज, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। तो ये हमारे मेन पॉइंट हैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। पहले पॉइंट से हम बात शुरू करते हैं, अपनी जनरल डिस्कशन से बात शुरू करते हैं। सामान्य परिचय के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय से ही लोगों के द्वारा विभिन्न स्थलों को पवित्र माना गया है। वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, नेचर की वजह से या उसकी उपयोगिता की वजह से या उस जगह से जुड़ी हुई बातों की वजह से। ऐसे ही विभिन्न धर्मों में भी कुछ जगहों को लोगों के द्वारा पवित्र माना गया है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो ऐसे अनेक स्थल हमें मिलते हैं जिनको बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में पवित्र माना गया है। वे सभी स्थल किसी न किसी रूप से महात्मा बुद्ध से संबंधित रहे हैं या उनके जीवन से जुड़ी हुई जगहों के बारे में हैं। उदाहरण के लिए जैसे लुम्बिनी है जो उनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड है, जन्म स्थान से रिलेटेड है। बोध गया है जो उनके ज्ञान प्राप्ति के स्थल यानी कि एनलाइटनमेंट के प्लेस से रिलेटेड है। सारनाथ जो उनके प्रथम उपदेश, फर्स्ट सरमन से रिलेटेड है। या कुशीनगर जो उनके निर्वाण यानी कि जहाँ उनकी डेथ होती है उस जगह से रिलेटेड। ये जितनी भी जगह हैं इन सभी जगहों को पवित्र माना गया है। आप लोगों को याद होगा कि सेकंड चैप्टर में अशोक ये बताते हैं कि वो लुम्बिनी की यात्रा करते हैं और उसी लुम्बिनी की याद में एक स्तंभ बनवाते हैं या पिलर इंस्क्रिप्शन है वो इरेक्ट करवाते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट डिस्कस करना है वो मीनिंग्स के बारे में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्तूपा या मीनिंग ऑफ स्तूपा, अर्थ क्या है स्तूप का। स्तूप इंग्लिश में माउंड या हीप वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। संस्कृत में टीला शब्द बनता है यानी कि छोटी ऊंचाई वाली अर्धगोलाकार आकृति। हम ऊपर जैसे डिस्कस किए थे कि जिन जगहों को पवित्र या सैक्रेड माना गया है उन जगहों पर महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष यानी कि रिलिक्स या रिमेन्स हैं महात्मा बुद्ध के, जैसे उनकी अस्थियां, बॉडीली रिमेन्स, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई सामान, कोई यूटेंसिल है या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है।
ऐसे स्थल जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष या उनके द्वारा उपयोग किया गया कोई सामान रखा और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर सा खड़ा कर दिया गया, उस स्ट्रक्चर को, उस टीले को स्तूप कहा जाता है। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। वाई वर स्तूपास बिल्ट। स्तूप बनाने की जो परंपरा है, यानी कि इरेक्टिंग स्तूपास की जो ट्रेडिशन है, वो बुद्ध के जन्म से शायद पहले से चली आ रही होगी। लेकिन वर्तमान में जब हम ये बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई लगती है और ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म से ही ये शुरू हुई होगी। बुद्ध के अवशेषों से जुड़े होने के कारण ये जितने भी स्तूप हैं, ये सभी बुद्ध के अवशेषों से जुड़े होने के कारण पूरा का पूरा जो स्तूप है उसको ही महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक, एम्बलम के रूप में उसको प्रतिष्ठा, वेनरेटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि जो स्तूप है चूंकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड या उसके अवशेषों से रिलेटेड है, इसलिए पूरे के पूरे स्तूप को पवित्र मान लिया गया है या उसको प्रतिष्ठा हासिल की गई। कहते हैं कि अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को, रिलिक्स जो उनके हैं, रिमेन्स हैं, उनको अनेक भागों में डिवाइड कर दिया गया, उसके हिस्से बना दिए गए और जो प्रमुख शहर है उनमें उनको बांट दिया गया और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया गया। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा। हम देखते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक, यानी कि 200 BC तक जो मेन स्तूप हैं जैसे बरहुत, सांची, सारनाथ, ये सभी अस्तित्व में आ चुके थे या ये बन चुके थे। आगे एक आप मैप देखिए, इसमें प्रमुख बौद्ध स्थलों को दिखाया गया है। उदाहरण के लिए लुम्बिनी है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, बराबर बोध गया की पहाड़ियाँ में यहाँ गुफाएं हैं, सारनाथ है, बरहुत है, सांची है। और अगर और नीचे अगर हम चलते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं, इसमें अजंता है, जुन्नार है, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये सभी स्थल हैं जो महात्मा बुद्ध से या बौद्ध स्थल कह सकते हैं, जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं। आगे और थोड़ा डिटेल दी गई है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। ये एक ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पिटक का एक हिस्सा है। परिनिर्वाण से यानी कि मृत्यु से पहले आनंद ने पूछा, किससे? बुद्ध से, भगवान हम तथागत, बुद्ध का दूसरा नाम है, के अवशेषों का क्या करेंगे। यानी कि इनके जो प्रमुख शिष्य हैं आनंद, वो बुद्ध से पूछते हैं। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा पूजा करके या रिस्पेक्ट दे करके ना अपने आप को मत रोको, धर्मोत्साही बनो। यानी कि धर्म का ज़्यादा उत्साह होना चाहिए, धर्म का प्रचार करने का तुम्हारा कर्म होना चाहिए, अपनी भलाई के प्रयास करो। यानी कि मेरे बारे में इतना ज़्यादा ना सोचो, अपना ज़्यादा विकास करो, दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करो। लेकिन बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर, 4 जो रास्ते, 4 दिशा में जो 4 रास्ते हैं उन पर थूप, यानी स्तूप का पाली भाषा का ये प्रोनाउंसिएशन है, उन पर थूप बनना चाहिए जो वहाँ धूप या माला चढ़ाए, धूप मतलब धूप बत्ती वगैरह, या फिर सिर नवाएगा या फिर हृदय में शांति लाएगा। उन सब के लिए वह चिर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। यानी कि बुद्ध खुद कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 4 दिशाओं में फैला देना चाहिए और वहाँ पे स्तूप बना देना चाहिए और
उन स्तूपों के कारण जो भी लोग उधर से गुजरेंगे उसको स्वागत करेंगे, उसको शीश नवाएंगे, उसका रेस्पेक्ट देंगे। तो यही चीज़ हम अशोक के द्वारा देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं में उसको बांट करके उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं। अगला हेडिंग है स्तूप कैसे बनाए जाते थे, हाउ स्तूपाज वर बिल्ट। जितने भी प्रमुख स्तूप हैं, चाहे वो अमरावती का है या सांची का है या भरहुत का है, स्तूपों की जो वेदिकाएं हैं जिनको हम रेलिंग्स कहते हैं और स्तंभ यानी कि पिलर्स पर हमें अभिलेख मिले हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस खोदे गए हैं उनके पिलर्स पर, रेलिंग्स पर। उन अभिलेखों से हमें इन स्तूपों के बनाने वालों के बारे में या उसको डेकोरेट करने वाले, सजाने वालों के बारे में जानकारी मिलती है कि इन लोगों के द्वारा दान में पैसा दिया गया है और उस पैसे से इन स्तूपों को बनाया गया है। दान किसने दिया है, तो विभिन्न प्रकार के लोगों का नाम है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिया गया, जैसे सातवाहन राजाओं के नाम है। कुछ दान शिल्पकारों यानी क्राफ्ट पर्सन है उनके द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, और कुछ जो ट्रेडर्स के ग्रुप हैं, गिल्ड्स, श्रेणियां हैं, उनके द्वारा दिया गया है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेख में नाम लिखवाया, मतलब अपना दान दिया है। कभी कभी वे यानी कि जिन्होंने दान दिया है गांव, शहर, अपने गांव या शहर के बारे में, पेशे, रिश्तेदारों के बारे में भी बताते हैं, यानी कि उस अभिलेख में उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने दान दिया है, उसके बारे में उनकी पूरी डिटेल मिल जाती है। इन इमारतों को बनवाने में यानी इन स्तूपों को बनवाने में भिक्षुओं, मोंक्स, बौद्ध भिक्षु हैं और जो बौद्ध भिक्षुनियाँ हैं, नन्स, इनका भी योगदान रहा है, यानी इन्होंने भी दान दिया है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बौद्ध स्तूप हैं वो लोगों के द्वारा, राजाओं के, व्यापारियों के द्वारा दिए गए दान से बने हैं। अगला है स्तूप की संरचना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपाज। स्तूप एक अर्ध गोलाकार यानी कि सेमी सर्कल मिट्टी का एक टीला है, हीप या माउंड कह सकते हैं उसको, जिसे बाद में अंड कहा गया, यानी उस टीले को बाद में अंड नाम दे दिया गया। और समय के साथ साथ ज़्यादा जटिल संरचनाएं बनने लगी उस कहाँ पे, उस टीले पे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता चला गया जिसमें चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया, मतलब बैलेंसिंग ऑफ स्क्वायर एंड राउंड शेप्स। एक आप आगे एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं कि सांची का जो महास्तूप है उसकी जो स्ट्रक्चर है, योजना कैसे उसको दिखाया गया है। ये हॉरिजेंटल उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यानी कि बीच में स्ट्रक्चर है, ये गोल आकार बना हुआ है, ये एक गोल आकार है और इसके ये चारों साइड में उसके ये द्वार हैं, गेट बने हुए हैं। ये बाहर वाली रेलिंग है, ये यही वाली रेलिंग बाहर वाली है। ये एक टीला सा बना हुआ है, इसके बीच में ये मस्तूल है, यानी कि ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है किसका, स्तूप का। आगे अगर और थोड़ा इसका डिटेल में बात करें, थोड़ा और विस्तार से बात करें, तो अंड या जो टीला है इसके ऊपर एक हर्मिका होती है जो बालकनी जैसा है, बालकनी जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको देवताओं का घर यानी कि अबोडे ऑफ गॉड का प्रतीक माना गया है। किसको, हर्मिका को, यानी कि जो बालकनी टाइप बनी हुई है उसको। हर्मिका से एक मस्तूल, एक पिलर जैसा है वो निकलता है जिसको यष्टि या पिलर कहा गया है, और उसके ऊपर एक छतरी जैसे हम अम्ब्रेला टाइप है उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ देखते हैं। टीले के चारों ओर एक वेदिका यानी कि रेलिंग बनी हुई है, और वो रेलिंग है इस पवित्र स्थल को बाकी दुनिया से अलग करती है। शुरुआत के जो हमारे पास स्तूप हैं वो बड़े सिंपल हैं। उदाहरण के लिए सांची और बरहुत का जो स्तूप है वो बिना अलंकरण का है, डेकोरेशन नहीं है, सिवाय के पत्थरों की वेदिकाएं हैं, रेलिंग बनी हुई है, चारों ओर पत्थरों की रेलिंग बनी हुई है और तोरणदार यानी उसके गेटवे बने हुए हैं। लेकिन बाद के जो स्तूप हैं उनके टीले को भी, मतलब रेलिंग और
जो गेटवे है उसके अलावा जो टीला है उसको भी अलंकृत किया गया, डेकोरेटिव किया गया है, नक्काशी की गई है, पत्थरों से उसको सजाया गया है। विशेष करके ना अमरावती और पेशावर में शाहजी की डेहरी का जो स्तूप है उसमें ताक यानी कि निक्स और मूर्तियों से, स्कल्पचर से उसको सजाया गया है, उसको डेकोरेट किया गया है। ये स्तूपों से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो टॉपिक है खोज के बारे में, डिस्कवरिंग द स्तूपाज द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, यानी कि स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति कैसी है। नियति मतलब दोनों का किस्मत या भाग्य किस प्रकार का है। 1796 में एक लोकल रूलर है, मंदिर बनाना चाहते हैं, आंध्रा की जगह की बात कर रहे हैं, वहीं अचानक उनको अमरावती के अवशेष मिलते हैं। राजा को लगा यहाँ पे कोई खजाना हो गया, इसलिए उसकी खुदाई वगैरह करवाई गई, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ वर्षों के बाद एक अंग्रेज़ अधिकारी हैं कॉलिन मैकेंजी, वो इस इलाके से गुजरते हैं। उन्होंने बहुत सी मूर्तियों का यहाँ पे चित्रांकन किया, मूर्तियों को इकट्ठा किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई, इसलिए पता नहीं चल पाया लोगों को। बाद में 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने इस क्षेत्र की यात्रा की, कई मूर्तियों को इकट्ठा किया और उत्कीर्ण जो पत्थर हैं, जो डेकोरेटिव एनग्रेव्ड जो स्टोन्स है, उनको कलेक्ट किया और उनको मद्रास लेके गए। बाद में जो पश्चिमी तोरणद्वार है उसको भी डेकोरेट कर लिया गया, 3 तो पहले से ही थे, चौथे को भी ढूंढ लिया गया। और अपनी खोज के बाद उनका निष्कर्ष ये था कि अमरावती का जो स्तूप है वो सबसे विशाल और शानदार स्तूप रहा होगा शुरुआत में। 1850 के दशक से ही अमरावती के जो पत्थर हैं, जो स्ट्रक्चर स्तूप के, उनको अलग अलग जगहों पे लोगों के द्वारा ले जाया गया। कुछ है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी में चले गए, कुछ मद्रास फोर्ट में चले गए, कुछ लंदन में चले गए और कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों के बगीचों में शिफ्ट हो गए। हालांकि कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेता है जैसे एच कोल है, उनका अप्रोच इस अलग प्रकार की है। उनका कहना है, उनके शब्दों में, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को यानी कि आर्ट इफेक्ट है उनकी लूट होने देना मुझे आत्मघाती, सुसाइडल और असमर्थनीय, इनडिफेंसिबल नीति लगती है। मतलब लोगों को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि उन जगहों को वहाँ से उठा करके कहीं और ले जाएं। उनका मानना था कि जो संग्रहालय है, म्यूजियम में, उनमें तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई जो प्रतिकृति है यानी कि उसका मॉडल रखना चाहिए, और असली जो कृति है वो उसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पे वो जगह से मिली है। लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण करने की उनकी बात को नहीं माना गया उस समय, लेकिन बाद में मान लिया गया। और सांची का जो स्तूप चूँकि बाद में डिस्कवर हुआ था, इसलिए वो बच जाता है। सांची का स्तूप शायद इसीलिए बच गया था क्योंकि अमरावती की खोज पहले हो गई थी, सांची की बाद में हो गया था, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं था। सांची की 1818 में होती है, जबकि अमरावती है उसकी 1796 में होती है। इतने सालों में लोगों में अवेयरनेस भी आती है, सरकार भी थोड़ा अवेयर होती है। और जब सांची की खुदाई की तो 3 उसके जो 3 है, जो गेटवे हैं, तोरणद्वार है, वो वहीं खड़े थे और चौथा पास में गिरा था। बाद में उसको भी ठीक किया गया। हालांकि अंग्रेज़ और जो फ्रेंच लोग हैं, सांची के स्तूप के पत्थरों को ले जाने की उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन बहुत से कारणों से बच गया। हमने शुरुआत में देखा था कि भोपाल की जो रानिया बेगम है, उन्होंने इसको बचाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। इसीलिए सांची का जो महास्तूप है आज वो छोटा सा बना हुआ टीला है और उसका सारा गौरव नष्ट हो गया, जबकि सांची वाला स्तूप बच गया। ये सांची का स्तूप का पूर्वी जो तोरणद्वार है यानी पूर्वी गेटवे, उसको दिखाया हुआ है। इसको आप देखिएगा, ये रेलिंग, इसमें आप देखिए इधर से ये पूरा रेलिंग है, ये गेट पिलर्स बने हुए हैं। इसको आप ऊपर से देखेंगे तो अगर इसके आप ये देखिएगा, जितने भी ये लेयर्स बनी हुई है ये सभी डेकोरेटिव किया गया है, काफ़ी इन स्टोन्स को डेकोरेटिव बनाया गया है। तो ये हमारा स्तूपों से रिलेटेड वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, और जिन
लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।